नमस्कार श्रोताओं, भारत की गणना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में की जाती है और लोकतंत्र के मूल मंत्र हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय और समता, जो ये कहता है कि हर वर्ग, हर समुदाय को समान अधिकार प्राप्त हो, सभी को विकसित होने के पर्याप्त अवसर मिले और कहीं भी किसी के साथ अन्याय ना हो। इस दृष्टि से श्रोताओं, लोकतांत्रिक ढांचे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत हर्ष का विषय है। इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत जी। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभिनंदन है आपका भी। गहलोत जी, आपका मंत्रालय यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बड़ा बृहद मंत्रालय है। इसके तहत कौन कौन से कार्य क्षेत्र आते हैं? मेरे विभाग में, जैसा अभी आपने स्वयं प्रश्न करते समय बताया, उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग, घुमंतु जाति, किन्नर समुदाय, जो नशे में लिप्त रहते हैं उनको नशा मुक्त करना, जो कुष्ठ रोगी है उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, और सीनियर सिटीजन और ऐसा सामान्य वर्ग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है उनको सहयोग करना, और ऐसे लोग जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से असक्षम है, जिनको पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कहते हैं जी। ये वर्ग आता है। और इन वर्गों की संख्या अगर हम देखें तो लगभग 70 करोड़ से अधिक आबादी होती है। ये सब वर्ग अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, शोषित, पीड़ित के रूप में देखे जाते हैं। वर्तमान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और आपके मंत्रालय की ओर से बहुत से नए प्रयास किए गए हैं, बहुत सी नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। सबसे पहले जो आपसे जानना चाहूँगी वो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। तो ये जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति है, ये क्या योजना है? मैं एक वाक्य आपके इस प्रश्न के उत्तर के पहले कहना चाहूँगा कि मेरे विभाग से हम इन सब वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक आदि जो भारत के संविधान में उल्लेखित हैं बातें, उन सब बातों से लाभान्वित करने का काम करते हैं। रहा सवाल छात्रवृत्ति का, तो जैसा मैंने बताया कि हम शैक्षणिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं, और शैक्षणिक दृष्टि से इन वर्गों के छात्र छात्राएं इस बात की कठिनाई महसूस न करें कि पैसे के अभाव में उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम स्कॉलरशिप देते हैं। और वो स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ओवरसीज स्कॉलरशिप, अर्थात विदेश जाकर के भी कोई पढ़ता है तो उसको भी हम ये सुविधा देते हैं। फिर विशेष डिग्री हासिल करने की कोई पढ़ाई करता है तो हम उनको नेशनल फेलोशिप योजना के अंतर्गत, जैसे PhD, IIM, IIT और ये इस प्रकार की विशेष शिक्षाएं हैं, उसके लिए भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। विकलांगजन सशक्तिकरण की दृष्टि से हम उनको उपकरण वगैरह तो उपलब्ध कराते ही कराते हैं, परंतु नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमने 2014-2015 से विकलांगता के क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है, और लाखों छात्र इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हमने ये जितने भी अनुसूचित जाति है, पिछड़ा वर्ग है, सफाई कर्मचारी है, और घुमंतु जाति है और विकलांग वर्ग है, इन सब वर्गों से संबंधित छात्र छात्राओं को ये सुविधाएं देना प्रारंभ कर रखा है। और पिछले वर्षों की तुलना में बजट प्रावधान भी कुछ बढ़कर के मिला है और हमने इनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपकी तरफ से हो रहा है, आपके मंत्रालय की ओर से छात्रावास के लिए आपने बहुत प्रयास किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री कौशल योजना की तरफ बहुत जोर देते हैं ताकि पूरा भारत स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। क्या कहेंगे? हमने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्गों के छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए छात्रावास संचालित करने की कार्य योजना बना रखी है और उसको संचालित करते भी हैं। वो राज्य सरकार के माध्यम से भी, ऑटोनॉमस बॉडी के माध्यम से भी और NGOs के माध्यम से भी हम वो संचालित करते हैं। और उसमें जो जो छात्र छात्राएं रहती है उनको छात्रवृत्ति भी देते हैं और रहने के लिए भोजन आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही साथ कौशल प्रशिक्षण की दृष्टि से
हमारे यहाँ अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है, अनुसूचित जनजाति का वित्त विकास निगम भी है, हालांकि वो विभाग जोएल उरांव जी के पास है। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम भी है, विकलांग वर्ग वित्त विकास निगम भी है और सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम भी है। हम इन सब निगमों के माध्यम से संबंधित वर्गों के लोगों को कौशल प्रशिक्षण देते हैं और इस प्रकार की संख्या पिछले 2 वर्षों में 1.5 लाख से अधिक है। और विशेष बात यह है कि हम हाथ से मेला ढोने वाली प्रथा को समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं जी। और जैसे ही पता लगता है कि इस प्रकार का काम करने वाले परिवार हैं तो उनको उससे मुक्ति दिलाते हैं। 40,000 रुपये एक मुश्त आर्थिक सहायता देते हैं, फिर प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण के दौरान 1,500, 2,000 और 3,000 रुपये तक का मानदेय भी देते हैं। मैं खुशी के साथ एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमने अभी 450 ऐसी महिलाओं को जो सफाई कर्मचारी परिवार से संबंधित है, पहले बैच में 250 महिलाओं को और दूसरे बैच में 200 महिलाओं को मोटर मैकेनिकल और कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग दी है। जो इस तरह की महिलाएं हैं जो घर पे रह करके काम करना चाहती हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था आपके मंत्रालय की तरफ से की गई है कि हम कौशल प्रशिक्षण देते हैं। उसके बाद ये जो वित्त विकास निगम है, इनसे 4% और 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उनको कारोबार करने के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। और ऐसे लाखों परिवार है इन सभी वर्गों के जिनको हमने आर्थिक सहायता दी है ऋण के रूप में, और वो कारोबार कर रहे हैं, लघु उद्योग चला रहे हैं, कुटीर उद्योग चला रहे हैं, घरेलू उद्योग चला रहे हैं। और समय समय पर बड़े बड़े हाट बाजार में हम उनकी दुकानें भी लगवाते हैं। मेले अपने यहाँ दिल्ली वगैरह में होता है, सूरजकुंड में होता है, उसमें भी उनकी दुकानें लगती है। बहुत लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और लाखों लोग स्वावलंबी भी हुए हैं। और इतना ही नहीं तो वो पहले नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमते थे, अब उनके यहाँ भी कहीं ना कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5 ऐसे कर्मचारी भी उन्होंने रख रखे हैं। और बहुत अच्छी तेज गति से हम इन वर्गों की आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक विकास की योजनाएं संचालित करके इनको लाभान्वित कर रहे हैं। गहलोत जी, नशा खोखला कर देता है और खास करके अगर युवा किसी राष्ट्र का नशे की चपेट में है तो विकास की संभावनाएं बहुत कमजोर हो जाती हैं। लेकिन इस दिशा में, नशा मुक्ति की दिशा में आपका मंत्रालय बहुत सी योजनाएं लेकर आ रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है। हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस दिशा में क्या कुछ किया जा रहा है। हमारे विभाग की ओर से हम जो लोग नशा करते हैं उनको उससे मुक्ति दिलाने का काम करते हैं और सारे देश में इस अभियान की दृष्टि से हम जिला लेवल पर नशा मुक्ति केंद्र भी संचालित करते हैं, राज्य सरकार के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, और विशेषकर नेहरू युवा केंद्र नाम की एक अखिल भारतीय स्तर की एक संस्था है जी। उसके माध्यम से भी हम ये कार्य योजना संचालित करते हैं और इसमें भी लाभार्थियों की संख्या लाखों में है। मैं स्वयं भी मणिपुर के एक नशा मुक्ति केंद्र में गया, एक आध जगह और गया और हमने ये देखा कि वहाँ नशा करने वाले लोगों को लाते हैं, उनको समझाइश दी जाती है, फिर प्रशिक्षण देते हैं, नशा चिकित्सक करके छुड़ाने की कोशिश करते हैं और वहाँ से भेजने के पहले उनको कौशल प्रशिक्षण देते हैं और कौशल प्रशिक्षण दे करके अगर नौकरी के लायक है तो नौकरी दिलाने का प्रयास करते हैं और नहीं तो स्वावलंबी बनाने के लिए जो हमारा वित्त विकास निगम है उस निगम से हम ऋण सुविधा दिलाते हैं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने जो जनधन योजना और मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की योजना चलाई है जिसमें उद्यमिता के क्षेत्र में लोगों को पूंजी निवेश करने की व्यवस्था होती है, हम उसके माध्यम से भी इनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। पिछले साल हमने वेंचर कैपिटल फंड और उद्यमिता गारंटी योजना की 400 करोड़ रुपए की प्रारंभ की थी। इस बार 500 करोड़ रुपए की वेंचर कैपिटल फंड योजना चला रहे हैं जी। हम जैसे मुद्रा योजना में बिना गारंटी के और बिना कोई संपत्ति मॉर्गेज किए 10 लाख रुपए तक का ऋण देने की व्यवस्था है और चूंकि हमारे विभाग से संबंधित इन वर्गों को इतने रुपए के ऋण में भी बहुत कुछ करने का अवसर मिल जाता है तो वो करते हैं। उसके बाद डिक्की के माध्यम से भी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज
उनके माध्यम से भी हम उनके साथ निरंतर संपर्क करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और ऐसे लोगों को उद्यमिता के क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं और ये ऋण सुविधा दिलाने की कोशिश करते हैं। गहलोत जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास इस दिशा में भी हुआ है आपके मंत्रालय की ओर से, किन्नरों को, ट्रांसजेंडर्स को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का, ताकि वो भी विकसित हों, रोजगार पाएं और स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। क्या बताना चाहेंगे? हमने किन्नर समुदाय के वर्ग से संबंधित छात्र छात्राओं को पढ़ने लिखने के लिए स्कॉलरशिप देने का निर्णय कर लिया है। इसके साथ ही साथ अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग और एसटी वर्ग के लोगों को जो सुविधाएं मिलती है, इसी प्रकार की सुविधा देने का भी निर्णय लिया है। और हमने ये भी निर्णय लिया है कि इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए और फिर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए हम एक कानून बनाने का काम कर रहे हैं। कानून का प्रारूप लगभग तैयार हो गया है और कानून मंत्रालय से वो आ गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय में वो विचारार्थ लंबित है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो कानून बनाएंगे और उस कानून के दायरे में रह करके इनका सर्वांगीण विकास करने का हम प्रयास करेंगे। पारदर्शिता, अक्सर किसी भी मंत्रालय की कार्य पद्धति पर सवाल उठते हैं जब पारदर्शिता नहीं रहती, लेकिन आपके मंत्रालय की जब बात होती है तो आपने इस दिशा में भी बहुत से प्रयास किए हैं। कैसे पारदर्शिता बनी रहे, कैसे भ्रष्टाचार को रोका जाए, और विशेष करके मैं पूछना चाहूंगी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो हमारे कृषिजन हैं, उन तक लाभकारी योजनाएं पहुंचे और पूरा लाभ मिले, इसके लिए क्या प्रयास हैं? एक तो योजनाओं की जानकारी के लिए हम प्रत्यक्ष में सम्मेलन और ये आयोजित करते हैं, फिर प्रचार के साधन है, रेडियो है, टीवी है, समाचार पत्र है, उनके माध्यम से भी प्रयास करते हैं। रहा सवाल पारदर्शिता के लिए, तो हमने जैसे स्कॉलरशिप देते हैं तो स्कॉलरशिप में ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, अर्थात जिस छात्र को छात्रवृत्ति मिलना है, संबंधित विद्यालय राज्य सरकार के पास उनकी सूची और बैंक अकाउंट भेजते हैं। राज्य सरकार के बाद हमारे पास वो प्रस्ताव आता है, वो सूची आने के बाद उन छात्रों की छात्रवृत्ति हम डायरेक्ट उनके बैंक खाते में जमा करा देते हैं और उसको वो मिल जाती है। तो न तो लीकेजेज की गुंजाइश है, न फर्जीवाड़े की गुंजाइश है और संबंधित जो पात्र व्यक्ति है उसको वो सुविधा मिल जाती है। विकलांगता के क्षेत्र में हमने पारदर्शिता लाने के लिए ये किया है कि ऑनलाइन आवेदन उनके भी होते हैं और जिनको हम उपकरण बांट रहे हैं, मैं फोटो के उनके नाम, पते और मोबाइल नंबर सहित हमने वेबसाइट पर डाउनलोड किए हैं। हमने अभी तक लगभग 3.5 लाख लोगों को उपकरण बांटे हैं। तो प्रारंभ में जो बांट दिए थे साल 6 महीने के अंदर अंदर, वो तो वैसे बांटे सार्वजनिक कार्यक्रमों में, परंतु उसके बाद हमने ये व्यवस्था की है कि जिसको हमने ये उपकरण दिया है उसका नाम, फोटो और पूरा पता और मोबाइल नंबर वो भी वेबसाइट पे डाउन किए हैं और लगभग 1.5 लाख लोगों के नाम है। आप कभी भी ये देख सकते हैं और इसके कारण फायदा ये हुआ, जैसे प्रत्यक्ष में जाके कार्यक्रम करते हैं तो योजना की जानकारी देते हैं, फिर जो हम सामग्री बांट रहे हैं उसकी क्वालिटी लोगों को देखने को मिलती है। योजनाओं की जानकारी के साथ साथ उनके कोई सुझाव होते हैं तो वो भी देते हैं और हम उनको बताते हैं कि इनका हमने नाम, पता और माय फोटो के वेबसाइट पर डाउनलोड किया है, वो देख लेते हैं। और इसके कारण जो फर्जीवाड़ा कागजों में ही कई बार होता था वो सब रुक गया और हमने और इस मामले में कसावट लाने की कोशिश की। ऐसे ही एनजीओ के भी इस ऑनलाइन आवेदन आएंगे, राज्य सरकार के थ्रू आएंगे, पैसा भी उनके थ्रू देंगे, फिर डायरेक्ट बेनिफिट योजना उनके ऊपर भी लागू की है। इसी प्रकार से छात्रों की छात्रवृत्ति पर भी इसी प्रकार के नियम, कानून, कायदे हमने लगा करके जो लीकेजेस और बेईमानी, भ्रष्टाचार की गुंजाइश होती थी वो रोकी है और उसमें काफी सुधार हुआ है। मैं बात कर रही हूँ सुगम्य भारत अभियान की। वो बहुत बृहद योजना है और बहुत बड़े स्तर पर उसकी शुरुआत हुई है, हमारे श्रोताओं को बताइए। देखो, हम ये मानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसको जीने का हक है और उसको जीने के हक, जो समान सुअवसर मिलना चाहिए वो उनको मिले, ये ऐसी हमारी कोशिश है। अब वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दृष्टि से जिसको हम अशक्त लोग या विकलांगजन कहते हैं, आजकल उनका प्रधानमंत्री जी ने एक नामकरण किया है, उसको बहुत लोगों ने पसंद किया है, दिव्यांगना। उसमें ये सब सुविधा देने के साथ साथ आवागमन की भी उनको सुविधा मिले, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख के हमने सुगम्य भारत योजना प्रारंभ की पिछले दिसंबर 3, 2015 से। और वो देश के
100 बड़े महानगर में प्रत्येक में 100 ऐसे भवन जो बहुमंजिले हैं और बहुउपयोगी है। कलेक्टर ऑफिस है, कोर्ट है, अन्य विभागों के ऑफिसेस है जहां आना जाना और यह सब होता है। वहां लिफ्ट लगाना उन बिल्डिंग में अगर नहीं है तो रैंप बनाना और जाने के लिए जो संकेत होते हैं ब्लाइंड लोगों के लिए और वो भी सुविधा उपलब्ध करा रहे। फिर शौचालय आदि की सारी सुविधा भी वहां करा रहे। इसी प्रकार की सुविधा हमने रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर और हवाई अड्डे पर भी करने का काम किया। इवन बसों में भी आप कभी जाते हैं, इंडिगो की जो बस सर्विस है और दूसरी बस सर्विस भी है, उसमें आप जैसे ही दरवाजे पे चढ़ते हैं, अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी अर्थात दिव्यांग व्यक्ति है तो वो उसका एक पटिया लगा रहता है फोल्डिंग, उसको नीचे कर देते हैं और सीधा वो उस पर आ जाता है। और ये की यही सुविधा हर सार्वजनिक स्थान पर करने की कोशिश कर रहे हैं। बस अड्डे के साथ साथ बस स्टॉप जहां है वहां भी इस प्रकार की सुविधा देने का हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि राज्य इसमें बहुत तेज गति से हमको सहयोग कर रहे हैं। रेलवे विभाग और सिविल एविएशन विभाग भी सहयोग कर रहा है और तेज गति से देखते ही देखते सब दूर ये योजनाएं कार्यान्वित अच्छे ढंग से हो रही है। जो काम करने वाले हैं, खास करके गैर सरकारी जो संगठन हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो कोई मूल्यांकन की पद्धति है, कोई समीक्षा की जाती है या कोई औचक निरीक्षण किया जाता है ताकि उनको जाना जा सके, पहचाना जा सके कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा? उनके प्रस्ताव ऑनलाइन राज्य सरकार के थ्रू आते हैं। सामान्यतया इम्प्लीमेंट की जवाबदारी राज्य सरकार की है। हम राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। साल में 1-2 बार मंत्रियों के साथ, वहाँ के सेक्रेटरीज के साथ, डायरेक्टर्स के साथ सब मीटिंग करते हैं, रिपोर्टिंग भी लेते हैं। और एक बार जैसे मान लो किसी एनजीओ को हमने कोई धनराशि दी तो दूसरी बार दूसरी किस्त जारी करने के पहले उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र और फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह की व्यवस्था भी हम मंगाते हैं। औचक निरीक्षण करने की व्यवस्था भी हमारे यहाँ है। कम से कम 10% एनजीओज का हम औचक निरीक्षण करने की व्यवस्था भी करते हैं। और रूटीन में भी जब जाते हैं तो राज्यों के साथ बैठक करते हैं तो राज्य के अधिकारियों के साथ संबंधित संस्था जहां हमारी योजनाएं कार्यान्वित करने वाला एनजीओ है वहां जाकर के देखते भी है। कुल मिलाकर उसमें भी ऐसे लीकेजेज वगैरह और जो गड़बड़ियां होती थी उसका रोकने का हमने काम किया है। तो ऐसी सब जब हमने कसावट की तो एनजीओज की संख्या भी कम हुई है। और बीच में हमने लगभग 80-82 एनजीओज के खिलाफ इस प्रकार की शिकायतें आई थी, जांच भी की, कुछ को ब्लैक लिस्टेड भी किया, कुछ से पैसा वसूल करने की कार्रवाई भी की है, कुछ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी काम किया है। कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर या कोई वेबसाइट जिसका आप जिक्र करना चाहें कि सीधे आप तक पहुंच सकें? नशा मुक्ति के लिए हमने हेल्पलाइन चालू कर रखी है और उसका फायदा भी बहुत है। बाकी सब योजनाओं के लिए भी एक हेल्पलाइन बनाने का काम विचाराधीन है और उम्मीद है कि वो पूरे विभाग की योजनाओं की एक हेल्पलाइन अलग से कुछ स्थापित हो सके, परंतु उस संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। नशा मुक्ति के लिए हेल्पलाइन और टेलीफोन नंबर हमने तय किए हैं और उसको प्रचारित भी किया है। उसका नंबर है 1800110031 1800110031। गहलोत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सी योजनाओं के बारे में आपने हमें जानकारी दी। हम आपके अत्यंत आभारी हैं और ये कामना करते हैं कि आपका मंत्रालय चौगुनी प्रगति करे और निरंतर देश के विकास में योगदान देता रहे। धन्यवाद। आपको धन्यवाद। हमारे विभाग की जानकारी आप जन जन तक पहुंचाएंगे और लोगों को लाभ लेने का अवसर प्रदान करेंगे।